ऋतु उदास होकर अपने घर जाने लगी तो मौली ने उसे बोला, ऋतु, हम दोस्त थे और रहेंगे। तुझे जब भी मेरी जरूरत हो तो याद करना, लेकिन अब वह पहले जैसा भरोसा मुझे तुझ पर नहीं रहा है। ऋतु मायूस सी घर से चली गई। उसके जाने के बाद मौली अपने कमरे में आराम से बैठ गई और 2 साल पहले की बात याद करने लगी। ऋतु और मौली 11वीं से ग्रेजुएशन तक साथ ही पढ़ी थी। दोनों की दोस्ती बहुत गहरी थी। ऋतु तो हर मामले में मौली से सलाह लेती थी। ग्रेजुएशन में ऋतु और मौली के साथ पूजा भी उनकी दोस्त बन गई। तीनों हर वक्त साथ रहती थीं। उनकी क्लास में नमन नाम का एक लड़का पढ़ता था जो हर वक्त लड़कियों के पीछे भागा करता। वैसे तो वह सबसे अच्छा बनता था, पर वह लड़कियों के लिए सही नहीं था। एक बार मौली की गली में रहने वाली लड़की ने उसे बताया कि नमन उसके साथ ट्यूशन पढ़ता था और उसने उसका जीना हराम कर दिया। वह सामने से जितना शरीफ बनता है उतना है नहीं। उस लड़के ने उसे इतना परेशान कर दिया कि उसे अपना ट्यूशन तक छोड़ना पड़ा। अपनी दोस्त की बात सुनकर मौली जान गई कि नमन सही लड़का नहीं है। जैसा वह दिखता है वैसा तो वह बिल्कुल भी नहीं है। एक दिन उसे ऋतु ने बताया कि शायद नमन मुझे पसंद करता है। तब मौली ने उसे बता दिया कि नमन अच्छा लड़का नहीं है। उसने ऋतु और पूजा को नमन के बारे में सब कुछ कह तो सुनाया, लेकिन ऋतु के सिर पर नमन नाम का भूत चढ़ गया था। एक दिन तो नमन ने ऋतु को सबके सामने प्रपोज भी कर दिया, लेकिन मौली और पूजा उसे वहां से ले गईं। ऋतु ने तब तो कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके मन में मौली के लिए गुस्सा बढ़ने लगा था और वह उसे अपने रास्ते का कांटा समझने लगी थी। उसने नमन को चुपके से हाँ भी कह दिया। वह अब सामने तो मौली की दोस्त बनकर रहती थी और पीठ पीछे सभी से उसकी बुराई करती। एक दिन मौली को ऋतु के इस दोगले व्यवहार का पता चल गया। उसने उसे समझाने की आखिरी कोशिश की कि वह सिर्फ उसका भला चाहती है और नमन सच में सही नहीं है, लेकिन ऋतु ने भरी क्लास में मौली को बहुत बुरा भला कहा और यह तक कह डाला कि वह उसकी खुशी से जलती है। ऋतु ने नमन को भी बता दिया था कि मौली तुम्हारे बारे में अनाप शनाप बकती है, जिससे अब नमन भी मौली से बुरी तरह से चिढ़ने लगा था। उस दिन के बाद से मौली और ऋतु की दोस्ती टूट गई। पूजा ने भी 1-2 बार कोशिश की ऋतु को समझाने की, लेकिन ऋतु उससे भी लड़ पड़ी। उस दिन के बाद से पूजा और मौली दोनों ने ही ऋतु से अपनी दोस्ती खत्म कर ली। कुछ समय बाद मौली को अपने और दोस्तों से पता चला कि ऋतु को नमन की सच्चाई पता चल गई है और उसने नमन के साथ अपना रिश्ता खत्म कर लिया है। लेकिन इस बात से मौली को कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि वह तो पहले ही ऋतु को समझाने की कोशिश कर चुकी थी, लेकिन ऋतु ने ही उसकी बात नहीं मानी थी। रात का समय था। मौली अपनी माँ के साथ लेटी हुई थी। उसकी माँ उसे बता रही थी कि पड़ोस के घर में एक लड़की ने दूसरी जाति के लड़के से भागकर शादी कर ली है। देखो क्या किया उसने, अपने माँ बाप का नाम खराब कर दिया, कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। बेटा, मैं जानती हूँ कि तू ऐसा कभी नहीं करेगी, पर तू भी बचकर रहना। आजकल के लड़के मीठी मीठी बातों में लड़कियों को फंसा लेते हैं, फिर उन्हें छोड़कर भाग जाते हैं या फिर उन्हें भी साथ लेकर भागते हैं। बाद में जब मन भर जाता है तो उन्हें दर दर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ देते हैं। तेरे पापा को बड़ा भरोसा है अपनी बेटी पर, और सच कहूँ तो मुझे भी है। कुछ देर बाद मौली की माँ तो सो गई, लेकिन मौली परेशान थी। उसके दिमाग में बार बार माँ की बातें घूम रही थी। कहीं देव भी तो ऐसा ही नहीं है, कहीं मैं कुछ गलत तो नहीं कर रही। लेकिन देव से बातें करते हुए मुझे महीना भर हो गया और उसकी बातों से तो ऐसा कभी नहीं लगा कि वह धोखेबाज है। फिर मैं उसे पहले से ही जानती हूँ। मौली उदास हो गई, क्योंकि उसकी और देव की जाति भी अलग है। जब हम कभी शादी कर ही नहीं पाएंगे, फिर बातचीत आगे बढ़ाने का क्या फायदा। अगर कल को देव मुझसे प्यार करने लगा और शादी का सोचने लगा तो? वैसे वो मुझे पसंद तो पहले से ही करता है, कहीं मैं उसके साथ कुछ गलत तो नहीं कर रही। मौली ने तय किया कि वह देव के साथ अपनी दोस्ती को आगे नहीं बढ़ाएगी। वह अगले दिन वापस अपने पीजी पहुंची।
तारा ने उसे चुप देखा तो पूछा, क्या बात है? आज लगता है कि तू अपना मुंह घर भूल कर आई है। जब से आई है एक शब्द भी नहीं बोली है। मॉली ने उसे अपनी परेशानी बताई। यह सुनकर तारा भी सोच में पड़ गई। मॉली, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। काश कबीर का फोन आया ही नहीं होता तो सब पहले जैसा चलता। ना किसी बात की टेंशन, ना कोई झंझट। आज देव का फोन आएगा तो मना कर दूंगी कि हमारी दोस्ती और आगे नहीं बढ़ सकती है। लेकिन वो इस बात से अनजान थी कि देव तो आज उससे अपने प्यार का इजहार करने वाला है। शाम को देव का फोन आया। मॉली ने जैसे ही कॉल रिसीव करनी चाही कि तारा बोल पड़ी, एक बार फिर सोच ले यार, कहीं बाद में पछताना ना पड़े। मॉली ने अब फोन नहीं उठाया। तो क्या करूं? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं देव को पसंद भी करती हूँ, उससे दोस्ती भी रखना चाहती हूँ, पर मम्मी पापा का भरोसा नहीं तोड़ना चाहती। अगर हमारी जाति एक होती तो मैं जैसे तैसे करके उन्हें मना लेती। और अभी तो मैं और देव वैसे भी दोस्त ही हैं। वह मेरे दिल की बात नहीं जानता, लेकिन जब जान जाएगा तो फिर उसे भी तकलीफ होगी, क्योंकि मंजिल तो कोई है ही नहीं हमारी। क्या करूं? कुछ समझ नहीं आ रहा। तारा, तू तो मेरी दोस्त है, तू ही बता क्या करूं? तारा, यार यहाँ तो मेरी भी बत्ती गुल हो गई। रात होने तक देव के तकरीबन 16 फोन आ चुके थे, पर मॉली ने एक भी कॉल रिसीव नहीं की। देव परेशान था कि आखिर मॉली मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही है, क्या हुआ होगा। अब देव ने किसी काम से शहर से बाहर गए कबीर को फोन कर सारी बात बताई कि मॉली उसका फोन नहीं उठा रही है। एक बार तू कोशिश करके देखना, क्या पता तेरा ही फोन उठा ले। कबीर, तू परेशान मत हो, मैं कॉल करता हूँ। कबीर ने अब मॉली को फोन किया। मॉली ने जब उसकी कॉल देखी तो तारा से बोली, अब कबीर भी फोन कर रहा है यार चापली, क्या करूँ? तारा, यह तो तेरा सिर्फ दोस्त ही है ना, इससे तो बात कर सकती है। और सच कहूँ तो मुझे देव से ज्यादा कबीर समझदार लगता है। एक दोस्त होने के नाते वो तेरी बात जरूर समझेगा। आखिर इतना अच्छा दोस्त जो बन गया है तेरा। मौली ने उसकी बात पर सहमति जताकर कबीर का फोन उठा लिया। कबीर, हेलो मौली, क्या बात है? तुम फोन क्यों नहीं उठा रही हो देव का? कबीर की आवाज सुनते ही मौली की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे ऐसे देख तारा भी मायूस हो गई। कबीर समझ गया कि कोई तो बात है, तभी मौली इतनी चुप है। क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? सब कुछ ठीक तो है? घर पर कोई परेशानी है तो मुझे बताओ, मैं अपनी दोस्त के लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। मौली चौंक कर बोली, तुम्हें कैसे पता कि मैं रो रही हूँ? कबीर, बस महसूस हो गया। मौली अब सिसकते हुए बोली, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं ठीक हूँ। कबीर, ठीक होती तो रोती क्यों? फिर तुम फोन भी नहीं उठा रही देव का, वह कब से तुम्हें फोन मिला रहा है? जरूर कोई तो बात है, मुझे बताओ। मौली, क्या तुम देव के साथ में हो इस वक्त? कबीर, नहीं, मैं किसी काम से शहर से बाहर हूँ, पर तुम बताओ तो सही कि बात क्या है। मौली, कबीर, मुझे लगता है कि मुझे तुमसे और देव से अपनी दोस्ती खत्म कर देनी चाहिए। मैं अपने मम्मी पापा को और धोखा नहीं दे सकती। जब उन्हें पता चलेगा तो कितना बुरा लगेगा। लेकिन तुम दोनों भी जरूरी हो मेरे लिए। कुछ समझ नहीं आ रहा मेरे कि क्या करूं। कबीर चुपचाप मौली की बातें सुन रहा था। मौली, तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? बताओ क्या करूं मैं? तुम क्या सोचते हो इस बारे में? कबीर मुस्कुराकर, तुम्हारे सवाल का जवाब मैं बाद में दूंगा, लेकिन अभी तुम पहले देव से बात करो। उससे बात होने के बाद तुम मुझे फोन करना, तब तुम्हारे सारे सवाल का जवाब दूंगा। कहते हुए उसने फोन रख दिया। मौली हैरान सी सोच में पड़ गई। तारा, क्या हुआ? क्या कहा कबीर ने? मौली, कह रहा है कि मैं पहले एक बार देव से बात कर लूं, तभी वह कुछ कहेगा। तारा, देव से? पता नहीं क्या खिचड़ी पक रही है इन लोगों के बीच। एक मिनट, मुझे अब समझ में आया कि कबीर ने ऐसा क्यों कहा। मौली, क्यों कहा? तारा, देख, तू पहले कबीर से बात करती थी, लेकिन देव के आते ही तेरी कबीर से बातें कम हो गई। तो कहीं ऐसा तो नहीं
कि कबीर तुझसे नाराज हो इसलिए तुझे सुना रहा हो कि पहले देव से बातें करे। मौली, तू भी ना चापी कुछ भी बोलती रहती है। उसने मुझे देव से फोन करने को क्यों कहा, यह तो देव को फोन करने के बाद ही पता चलेगा। उधर कबीर ने देव को मैसेज किया कि कुछ ही देर में मौली का फोन आएगा। आज तू उससे अपने दिल की बात कह देना, क्योंकि कल शायद तुझे दोबारा मौका ना मिले। कुछ देर बाद मौली ने देव को फोन किया। हाँ बोलो। देव, यार कब से फोन कर रहा हूँ, कम से कम एक बार तो उठा लेती कॉल। कल भी हमारी बात नहीं हो पाई थी, पता है मैं कितना परेशान हो गया था। मौली, देव मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। देव गुस्से में, नहीं, पहले तुम मेरी बात सुनो। यह तो तुम जानती ही हो कि मैं तुम्हें पसंद करता रहा हूँ, लेकिन अब आज मैं तुमसे कहना चाहता हूँ कि मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ और शादी करना चाहता हूँ। मैं बस तुम्हारा जवाब सुनना चाहता हूँ। मौली एकदम से देव के मुंह से यह बातें सुनकर हैरान रह गई। क्या उसने जो सुना वह सही था? क्या देव उससे अब प्यार करने लगा है? मौली खुशी से नाचना चाहती थी कि उसे माँ पापा की याद आ गई। देव, तो बताओ क्या जवाब है तुम्हारा? मौली, वो मैं ये सब ऐसे जल्दी? देव, कोई बात नहीं, तुम आराम से सोच लो, सोच समझकर कल मुझे जवाब दे देना। अगर तुम्हारा जवाब नहीं है तो मैं तुम्हें कभी तंग नहीं करूँगा, लेकिन हाँ, अगर तुम्हारा जवाब हाँ है तो मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। जितना सोचना है आज सोच लो, लेकिन कल मुझे मेरे सवाल का जवाब चाहिए। कहकर देव ने फोन रख दिया। मौली को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह खुश हो या परिवार की खुशी के लिए देव से दूर हो जाए। इसका मतलब कबीर जानता था कि आज देव उसे प्रपोज करने वाला है। तभी उसने कहा कि पहले एक बार देव से बातें कर लो। अब तारा मौली को सोच में डूबा देखकर बोली, क्या हुआ, 440 वोल्ट का झटका लगा है क्या, या फिर तेरी याददाश्त चली गई? बोल तो सही कुछ। मौली, यार तारा, देव मुझसे प्यार करता है और कल तक का टाइम दिया है मुझे जवाब देने के लिए। तारा यह सुनकर बहुत खुश हो गई। तो कल तक का टाइम लिया है तूने? वैसे इसकी क्या जरूरत थी, अभी हाँ कह देती। मौली उदास होकर, कह तो देती, लेकिन मम्मी पापा। तारा कुछ देर तक चुप रही, फिर बोली, तू कबीर से बात कर, उसने कहा था ना कि देव से बातें करने के बाद उसे फोन करना। मौली, हाँ, मैं भी यही सोच रही थी। उसने कबीर को फोन किया। कबीर, हाँ बोलो। मौली, तो तुम जानते थे कि देव आज क्या करने वाला है ना? तुम मेरे भी तो दोस्त हो, मुझे बताना चाहिए था ना। कबीर हंसकर, फिर सारा मजाक किरकिरा हो जाता। वैसे तुम्हारा जवाब क्या है? मौली, जवाब से पहले जो है परेशानी है जिसमें मैं उलझी हूँ उसे तो सुन लो। कबीर, ठीक है, बताओ क्या बात है? मौली ने उसे सब कुछ कह सुनाया। कबीर, देखो मौली, यह जात पात कुछ नहीं होता। अगर तुम देव को पसंद नहीं करती तो ठीक है, तुम्हें जो ठीक लगे करो, लेकिन अगर तुम देव से प्यार करती हो तो मैं वादा करता हूँ कि तुम दोनों की शादी के लिए तुम्हारी फैमिली को मैं मना लूंगा, फिर चाहे मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। तुम्हारी खुशी से बढ़कर तुम्हारी फैमिली के लिए क्या जरूरी है? जान पहचान का लड़का है, स्मार्ट है, लेफ्टिनेंट है और सबसे बड़ी बात तुमसे प्यार करता है, वो भी सच्चा वाला। तो फिर और क्या चाहिए उन्हें? शुरू में तो कुछ लोग बोलेंगे पर बाद में सब चुप हो जाएंगे। मैं यह नहीं कहता कि भाग कर शादी करो, शादी होगी और वह भी तुम्हारे परिवार की मर्जी से। बस तुम जो भी फैसला लो बिना किसी दबाव के लेना, और याद रखना यह दोस्त हमेशा तुम्हारे साथ है। मौली मुस्कुराकर, थैंक यू कबीर, तुम सच में मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो। उधर तारा उन दोनों की बातें सुनकर मुस्कुरा दी। सच में कबीर कितना अच्छा है जो अपने दोस्तों का इतना ध्यान रखता है। मौली ने फोन रख दिया और तारा की ओर मुड़ी। तारा तो कहीं और ही खोई हुई थी। मौली ने तारा को पुकारा, तारा, तारा। तारा एकदम से होश में आई। हाँ, क्या? मौली, कहाँ खो गई? तारा, यार मैं सोच रही हूँ
कि जब कबीर अपने दोस्तों का इतना ख्याल रखता है तो अपने प्यार का कितना ख्याल रखेगा। मौली मुस्कुराते हुए बोली, क्यों, तुझे पसंद है क्या? तारा हंसकर, पागल है क्या? वह और मैं दोनों बिल्कुल अलग हैं। वो समय का पाबंद, हर चीज सही समय पर करने वाला, सुबह जल्दी उठने वाला, और कहा मैं मिनी कुंभकर्ण और आलसी। अरे अपने दोस्त पर कुछ तो रहम कर, मुझ पर ना सही तो कबीर पर ही कर। मौली यह सुनकर हंस पड़ी। तारा हंसते हुए, अब तू सोच समझ कर फैसला करना, मुझे बस इतना पता है कि मैं हर फैसले में तेरे साथ हूँ। मौली सारी रात सोचती रही कि क्या फैसला करे। अगले दिन वो तैयार हो तारा को जगा रही थी, लेकिन वो थी कि उठने का नाम ही नहीं ले रही थी। तभी देव का फोन आया। मौली, देव का फोन इतना जल्दी? देव का नाम सुन तारा झट से अपने बिस्तर पर उठ बैठी। बताना, क्या फैसला है तेरा? मौली ने फोन उठाया। तुम इतनी जल्दी? देव, सॉरी मैंने इतनी जल्दी फोन किया, पर मुझसे अब और नहीं रुका जा रहा था। प्लीज अपना फैसला बता दो। मौली, ऐसे कैसे? तारा पीछे से बोली, तो क्या पंडित जी से मुहूर्त निकलवाएंगे? अरे बता भी दे, मैं भी जानना चाहती हूँ कि तेरा फैसला क्या है। देव, बोलो, तुम्हें मेरा प्यार कबूल है या नहीं? बस एक बार हाँ या ना कह दो। मौली ने अब गहरी सांस ली और बोली,